हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है इन द प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स में। प्रीवियस वीडियो में हमने आइसोकरेंट के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद में ही आपको ये धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आना शुरू होंगे। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही में मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बात करनी है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की। अब आप सोचोगे कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हमने पढ़ा हुआ है, तो किस में पढ़ा है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ा है। तो ये टेक्निकल का क्या कंसेप्ट है? तो इसको क्या है, इंडिफरेंस कर्व से थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए प्रोडक्शन की बात की गई है। तो प्रोडक्शन में हम क्या है, एक वर्ड यूज़ करते हैं टेक्निकल। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये किस में यूज़ होता है? इन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो हमने इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, जिसमें हम क्या करते थे कि सब्स्टिट्यूट करवाते थे ना एप्पल एंड ऑरेंजेस को। एप्पल गेन कर रहे हैं, ऑरेंजेस को क्या करते जा रहे थे? कम करते जा रहे थे। वैसे ही क्या है, टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, लेबर और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। लेबर को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेबर को अगर इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो कैपिटल को हम लोग क्या करवाते जा रहे हैं, कम करवाते जा रहे हैं। तो वैसा ही कंसेप्ट है, सेम आपका मिलता जुलता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ये सारे कंसेप्ट पढ़ने से पहले आप अपना थोड़ा सा बेस क्लियर कर लीजिए। आप पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की कर्व कैसे बनती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, वो पहले आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अब कहना क्या चाहता है, दैट इंडिकेट्स द रेट एट विच फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। कि ऐसा रेट है जिसमें फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं एट द मार्जिन विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। अब क्या है, आउटपुट का लेवल चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करवाया जा रहा है। और किस रेट पे फैक्टर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं वो आपका क्या आएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि मैं बात करूं, एक लेबर के यूनिट को बढ़ाने के लिए मैंने 4 यूनिट कैपिटल के छोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 जो मेरा होगा निकल कर आएगा, दैट विल बी माई मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब 4 यूनिट्स कैपिटल के छोड़ने से मुझे एक लेबर के यूनिट का गेन हुआ है। तो वही ये समझाना चाहते हैं प्रिसाइजली, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। अब इसको डोनेट कैसे करना है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसका लेबर एंड कैपिटल का, ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि कितने यूनिट्स हम कैपिटल के रिप्लेस करवा रहे हैं बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर। 1 यूनिट लेबर का बढ़ाने के लिए आप लोग कैपिटल के कितने यूनिट्स छोड़ रहे हो। आप खुद से भी एग्जांपल्स ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कैपिटल को बढ़ा सकते हो, लेबर को कम कर सकते हो। बस ये हमने एग्जांपल ली है कि हम लेबर को बढ़ा रहे हैं, कैपिटल को कम करते जा रहे हैं, और किस रेट पे कैपिटल कम हो रही है, तो वो हमने लिया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और इसमें जो आपकी आउटपुट होगी वो क्या रहने वाली है, अनचेंज रहने वाली है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। तो आउटपुट आपकी सेम रहेगी, जस्ट क्या है, आपको सब्स्टिट्यूट करवाते जाना है लेबर और कैपिटल को। तो किस रेट पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है उसको कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक क्लियर है। तो उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, टेबल। ये हमने प्रीवियस टेबल की ही तरह लिया है, बस इसमें मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन निकाल कर दिखाया है। पीछे भी मैंने वैसे आपको डिफरेंस लेना सिखा दिया था, कैसे कैसे डिफरेंस आपका इंडिफरेंस कर्व में जैसे डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसमें भी वैसा ही चलेगा। जैसे ये कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं ABCDE, लेबर के यूनिट्स आप देख सकते हो बढ़ रहे हैं, एक एक करके लेबर के यूनिट्स में इंक्रीज आता जा रहा है। लेकिन कैपिटल में क्या हो रहा है, कैपिटल में डिक्रीज होता जा रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैपिटल के कितने यूनिट छोड़ रहे हो 1 यूनिट लेबर लेने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहले यूनिट लेबर के साथ 12 का कैपिटल यूज़ कर रहे थे, जब हमने लेबर को बढ़ाया
हमने क्या कर दिया, कैपिटल को कम कर दिया और 8 पे ले आए। इसका मतलब निकालेंगे कैसे, कैपिटल के कितने यूनिट छोड़े हैं, 4 यूनिट छोड़े हैं। लेबर के कितने बढ़ाए हैं, 1 बढ़ाया है। अगर आपको याद हो इंडिफरेंस कर्व में हम इसको ऐसे लिख सकते थे 4:1 या फिर 1:4। यहाँ पर आपको बस डोनेट करवाना होता है कि ये लेबर है, ये कैपिटल है। तो इसमें क्या है, अगर ये कैपिटल है, ये लेबर है, तो आप कैसे उसको डोनेट करवा रहे हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 यूनिट्स हमने कैपिटल के छोड़े हैं 1 यूनिट लेबर लेने के लिए। तो अगर 4:1 है, आपका 4 ही आ जाएगा। तो बाद में हम डिस्कस करते हैं कि कितने यूनिट्स छोड़े। अब 8 से 5 पर आ गया, 3 यूनिट्स छोड़े कैपिटल के। पहले उसने 4 छोड़े 1 लेबर लेने के लिए, फिर 3 छोड़ दिए 1 लेबर लेने के लिए, फिर क्या हुआ 2 छोड़ दिए और फिर 1। तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा जी, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 - 2 करते हैं तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब धीरे धीरे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, लेबर को बढ़ाने के लिए कैपिटल के यूनिट्स छोड़ रहे हैं। लेकिन पहले ही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि आगे भी इसका इम्पोर्टेंस होगी। कैपिटल में अगर आप ध्यान दो, पहले 4 यूनिट्स छोड़े हैं, ठीक है ना, उसके बाद 3 छोड़े। 4 क्यों नहीं छोड़े, इसके पीछे रीजंस होते हैं। 3 छोड़े, उसके पीछे क्या है, उसके बाद में 2 छोड़े, उसके बाद में 1 छोड़ा। तो आगे आपका जो कंसेप्ट आएगा ना, वो इसी से रिलेटेड होगा कि हम लोग जैसे इंडिफरेंस कर्व में हम लोग कहते थे ना कि पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, उसको पहले तो मैं बहुत क्या करती हूँ कि मेरे को कोई अच्छी सी चीज़ दिखती है कि जो मेरे पास नहीं है, वो लेने के लिए मैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ है उसके ज़्यादा यूनिट छोड़ने को तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है वो चीज़। जब मेरे पास 1 यूनिट किसी ऐसी चीज़ का आ गया जो मुझे बहुत पसंद थी, उसके बाद क्या है, मैं देखना शुरू करती हूँ कि मेरे पास जो ज़्यादा वाली चीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उसी से उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे इम्पोर्टेंस बढ़ती है तो मैं उसके यूनिट्स को धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू करती हूँ। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि मैं उसको और ज़्यादा छोड़ना उस चीज़ को नहीं चाहती हूँ। वैसे ही इसमें भी कंसेप्ट है कि कैपिटल का क्या कर रहे हैं। पहले तो अगर कैपिटल देखो ना, लेबर 1 थी, कैपिटल के 12 यूनिट्स लगे हुए हैं, कैपिटल ज़्यादा है। मैं कहती हूँ चलो 4 यूनिट छोड़ भी दिए, मेरे पास 1 लेबर और आ जाएगा, 1 लेबर आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा कि कैपिटल अब मेरे पास 8 रह गई। अगर 1 और लेबर लेना है तो मैं कैपिटल के 3 यूनिट छोड़ सकती हूँ, अब 4 नहीं छोड़ूंगी। तो 3 यूनिट्स क्या है उसके छोड़ दिए, तो मेरे पास कैपिटल 5 रह गई। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते जाते हैं कि कैपिटल आपकी और भी कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ है, लेबर ज़्यादा हो गई है कैपिटल से, इसके ज़्यादा हम सब्सटीट्यूट नहीं करवा सकते। ये चीज़ होता है, या कि कंसेप्ट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये पहले मैंने इसीलिए बताया है, थोड़ा सा आपका बेस क्लियर हो जाए। सो ईच ऑफ द फैक्टर कॉम्बिनेशन ABCDE आपको क्या बता रहा है कि आउटपुट आपको सेम मिल रही है, जस्ट हम सब्सटीट्यूट करवा रहे हैं। मूविंग डाउन फ्रॉम कॉम्बिनेशन A to B, अगर कहते हैं मैं A to B कॉम्बिनेशन पर आ जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि हमने कैपिटल के यूनिट्स कितने सब्सटीट्यूट करवाए हैं, 4 रिप्लेस करने के बाद मुझे 1 यूनिट मिल रहा है, ठीक है ना। 4 रिप्लेस करने के बाद 1 यूनिट मिल रहा है। तो वैसे ही ये क्या है, प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। B to C में मैंने 3 यूनिट्स कैपिटल के क्या है सब्सटीट्यूट करवाए हैं फॉर 1 यूनिट ऑफ लेबर। C से D पर आ जाओ तो 2 यूनिट्स करवाए हैं, D से E पर आ जाओ तो 1 यूनिट सब्सटीट्यूट करवाया है। तो ऐसे ही मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन आपका क्या है, निकलता जाएगा। अब आगे बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का। वो तो था टेबल वाला तरीका। अब एक तरीका और होता है जो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन में आपका आ जाता है, क्योंकि आगे जो आप करने वाले हो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, जो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारा कुछ में आपका थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। तो अब इसको कैसे निकाला जाता है, द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एट अ पॉइंट ऑन अ आइसोक्वेंट। अगर यहाँ पे मैं कोई आइसोक्वेंट बना देती हूँ, अब वहाँ पे देखेंगे कि मार्जिनल सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल टेक्निकल सब्सटीट्यूशन कैसे निकलता है। ये आपकी लेबर है और इधर आपकी कैपिटल आ जाएगी। हम कोई भी आइसोक्वेंट बना लेते हैं, सपोज ये मेरी आइसोक्वेंट बन गई IQ। अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, यहाँ ले लेते हैं G पॉइंट और यहाँ ले लेते हैं आपका H पॉइंट, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ये आइसोक्वेंट है और आपको पता होगा अब इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहा जाता है और साथ में इसको इंडिफरेंस प्रोडक्ट कर्व का भी नाम दिया जाता है।
कैन बी नॉन फ्रॉम द स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। अब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन निकालने का एक और तरीका है, अगर हमें आइसोक्वेंट का स्लोप पता हो, ढलान पता हो, तो इसका मतलब कंसीडर अ स्मॉल मूवमेंट डाउन द इक्वल प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम जी टू एच। आप थोड़ी सा मूवमेंट को सपोज कर लो कि पहले जी पे थे हम पॉइंट पे, एच पर आ गए हैं, तो क्या चेंज आया है, क्या चेंज आया है? देखो, ये हमारी पहले कैपिटल थी इतनी, K1 ले लो, एच पर आ जाओ, एच पर कैपिटल कितनी हो गई, K2 हो गई ना, तो ये डिफरेंस आया, ये क्या है, डिफरेंस। उसके बाद देखो, जी पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, जी पॉइंट पे लेबर कितनी थी, L1, और अब अगर एच पॉइंट पे आ गए हो तो लेबर कितनी होगी, L2। इसका मतलब क्या है, लेबर बढ़ रही है, कैपिटल कम हो रही है। सो आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या बता रहा है, चेंज इन कैपिटल, कि कैपिटल में कितना चेंज आया है। और ये पोर्शन क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला, ये बता रहा है चेंज इन लेबर, लेबर में कितना चेंज आया है। तो स्लोप निकालते कैसे थे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला था, जो गेन वाला पार्ट है आपको नीचे रखना होता है, मतलब क्या है, डेल्टा एल नीचे आ जाएगा और लॉस वाला पोर्शन आपका ऊपर आ जाएगा, डेल्टा के आपका ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब स्लोप क्या निकल कर आया, यहाँ पर आप देख सकते हो, डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। डेल्टा क्या है, इसमें चेंज को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल को रिप्रेजेंट करता है। सो डेल्टा के सब्सटीट्यूट करवा रहे हो बाय द अमाउंट ऑफ लेबर डेल्टा एल, और आउटपुट में कोई भी इसमें चेंज नहीं है ना आ रहा। अगर यहाँ पे आई क्यू है, यहाँ पे 100 ले लो, आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 100 में कोई चेंज नहीं आया है। स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट कर्व Q1 एट पॉइंट G, अगर ये Q1 आइसोक्वेंट है, यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें तो कैसे निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल कितना निकल कर आया है, स्लोप इसका डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और भी कंसेप्ट्स के लिए। यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट एट अ पॉइंट एंड देयरफॉर द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स कैन ऑल्सो बी नोन बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब पहले तो हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन निकाला टेबल की हेल्प से, बाद में हमने उसको निकाला आइसोक्वेंट की हेल्प से, ठीक है, कितना लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, ये जानने की कोशिश की। अब कहते हैं टेंजेंट ड्रॉ करवा के भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम कोई ना कोई आइसोक्वेंट को पहले ड्रॉ करवा लेते हैं। ये आपकी क्यू अगर आइसोक्वेंट कोई ड्रॉ हो गई है, नीचे आपको लेबर लेना है और इधर आपको कैपिटल लेना है। तो स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट, ये सारा कुछ हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से निकाल सकते हैं। सपोज करो द टेंजेंट टी टी डैश इज ड्रॉन एट पॉइंट के। अब हमें कोई टेंजेंट ड्रॉ करवाना है जिसका नाम है टी टी डैश। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट लेकर चलें तो टेंजेंट क्या होता है, जो टच करके जाती है, ये लाइन इसको क्या है, थोड़ा सा टच करके जाएगी। तो ये बन गया, ये हमारा है टी और ये है हमारा टी डैश, ये ले लिया हमने। ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ करवा रहा है, टच कहाँ पे करवा रहा है, पॉइंट के पे। यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, के ऑन द आइसोक्वेंट क्यू। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टी टी डैश, अगर आपको टी टी डैश का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालोगे, वही वाला फॉर्मूला जो हम पहले भी कई बार कर आए हैं। स्लोप निकालना है अगर टी टी डैश का, तो ये कितना निकलेगा, ओ टी, मतलब ये वाला वाई वाला पहले पोर्शन लेना है, वाई एक्सिस वाला, ओ टी, अब वो ओवर ओ टी डैश, ये स्लोप निकल कर आया है, ठीक है, ओ टी ओवर ओ टी डैश। Therefore, the marginal rate of substitution at point K on the isoquant Q is equal to OT by OT dash। अगर कहते हैं marginal rate of technical substitution आपको K पॉइंट पे ढूंढना है, क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करवा दिया, टेंजेंट जहाँ पर भी उसको टच करेगी वहाँ से स्लोप ले लो। स्लोप यहाँ पे कितना आया है, OT ओवर OT डैश, यही आपका क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। अब एक और अगर बात कर लें, जे डैश इज टेंजेंट एट पॉइंट L। अब कोई पॉइंट है एल पॉइंट, ये आपकी आइसोक्वेंट पे, वहाँ पर क्या था आपका, कोई के पॉइंट था जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करवाया है। अब क्या करवाया है, कोई एल पॉइंट है, यहाँ हमने नीचे ले लिया है, तो इसको बना दो, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको ताकि ईजिली ड्रॉ हो जाए आपका टेंजेंट।
तो अगर एल पॉइंट यहाँ पर है तो इसको हम लोग क्या है एक टेंजेंट इसका ड्रॉ कर लेते हैं, इसको टच करवा के ये थोड़ा सा इधर चला जाएगा, आप थोड़े से कर्व को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आ गया एल पॉइंट, ये बना है जे और ये बना है जे डैश नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना निकलेगा आप ढूंढने की कोशिश करो, जे जे डैश वैसे ही लेना है, बस क्या आ जाएगा ओ जे बाय ओ जे डैश, ठीक है ना। ये क्या निकला मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एल पॉइंट का। इसका मतलब अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइसोक्वेंट ही दी है, वहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करवा कर भी क्या है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ढूंढ सकते हैं। बस इतनी सी बात उन्होंने कही है, एक आइसोक्वेंट ड्रॉ करवाओ, उस पर 2 पॉइंट लो, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करवा लो, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करवा लो, तो ये आपका हर एक पॉइंट पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। बस ध्यान रखना है पहले ओ वाई एक्सिस वाली चीज़ ऊपर लिखनी है, ओ एक्सिस एक्स वाली चीज़ क्या है नीचे लिखनी है। जैसे हमने ओ टी ओवर ओ टी डैश है और ओ जे ओवर ओ जे डैश को लिखा है। तो ये 3 हमने चीज़ें इसमें पढ़ी हैं टेबल से विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट उसका गेन और लॉस लेते हुए, और थर्ड वन इज़ टेंजेंट ड्रॉ करवा के। आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये आगे यूज़ होने वाला है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू अ चेंज इन लेवल ऑफ वेरिएबल इनपुट। अब हम प्रोडक्शन में जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ढूंढते हैं, वहाँ पर नाम दे देते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल इनपुट को आप लोग चेंज करवा रहे हो, जो चेंज करवा रहे हो वेरिएबल इनपुट में, उससे जो आउटपुट में कितना चेंज आ पा रहा है उसको कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। जैसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट निकली किसी चीज़ की, लेबर मैंने इंक्रीज़ करवा दी, मेरी टोटल प्रोडक्शन जो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन है बढ़ गई। बढ़ने से क्या हो कितना चेंज आया है टोटल प्रोडक्शन में, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ही तो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल की हेल्प से समझाऊँ, यहाँ पर जस्ट मैं एक वेरिएबल की बात कर रही हूँ। ये मेरा है लेबर, लेबर पहले 1 लगा रही थी तो टोटल जो प्रोडक्शन आ रही थी वो आ रही थी 10 की। लेबर जब मैंने बढ़ा दी टोटल प्रोडक्शन आई 18 की। तो इसको बस क्या है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकालना है। ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट था, ये मार्जिनल है, कितना आ जाएगा, यहाँ तो हाइफन है, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 मेरा क्या होगा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। कितनी बढ़ोतरी हुई है मेरे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में विद द यूज़ ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर, बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। An important point to be noted about the marginal rate of technical substitution is that it is equal to the ratio of marginal physical products. अगर हमने marginal rate of technical substitution ढूंढना है तो ये किसके इक्वल होता है? रेशियो ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है ऑफ द 2 फैक्टर्स। अगर 2 फैक्टर्स की बात की जाए, एक की तो बात की जाए तो सिंपली हम लोग टेबल की हेल्प से ढूंढ सकते हैं, 2 की बात की जाए तो रेशियो ढूंढेंगे। सिंस बाय डेफिनेशन आउटपुट आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, कांस्टेंट ऑन एन आइसोक्वेंट द लॉस इन फिजिकल आउटपुट फ्रॉम अ स्मॉल रिडक्शन इन कैपिटल विल बी इक्वल टू गेन। ये क्या कहा गया है सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता देती हूँ। अब क्या है कहते हैं कि जो आपकी आउटपुट है वो तो अनचेंज है ना, अगर 100 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है लेबर और कैपिटल मिलके, तो ये क्या है ये तो सेम रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने लेबर में गेन किया, लेबर में जितना गेन किया वो किसके इक्वल होता है? कैपिटल ने जितना लॉस किया। बस ये चीज़ कहना चाह रहा है कि जो मुझे लेबर के गेन से कुछ मिल रहा था, कुछ पॉइंट मिल रहा था, उतना ही मुझे कैपिटल के लॉस से भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी आउटपुट ही चेंज नहीं हो रही है, ना मुझे लेबर ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है ना कैपिटल ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। मैं जैसे मर्जी उसको सब्सटीट्यूट करवाती रहूँ, उसका लेवल क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। भले रिडक्शन कर दो कैपिटल की और गेन कर दो लेबर का, मुझे आउटपुट सेम मिलने वाली है। दैट विल बी इक्वल टू वन अनदर। सो द लॉस इन आउटपुट इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। आपका जो आउटपुट का लॉस आया है वो किसके इक्वल होगा? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल। इसको अब लिखते कैसे हैं ये आपको नीचे दिया गया है, बाद में आपको मैं बता भी दूंगी। अब ये चीज़ इन्होंने बात की गई है, क्या है इसमें कि जो भी हम लोग इंक्रीज़ करवाते हैं, पहली बात ये मैं आपको
यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या कहा गया है। सबसे पहली बात क्या है, आपने देखना है कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल किसके होता है। इन्होंने बताया किसके इक्वल होता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अगर हम रेशियो निकालें इन दोनों चीज़ों की तो ये हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। इनके कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब है दैट रिडक्शन, किस में रिडक्शन करवा रहे थे, फ्रॉम कैपिटल। जितनी कैपिटल में रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इक्वल टू लॉस किस, सॉरी गेन किस में था, लेबर में, इक्वल टू गेन फ्रॉम लेबर। तो गेन और लॉस दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है, चेंज इन कैपिटल, जितना कैपिटल में चेंज आया उसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ये आ गया, ठीक है ना। वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन लेबर इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये चीज़ बन गई। मतलब हमने जस्ट क्या है मल्टीप्लिकेशन करवाई है डाल्टा के से आपकी जो एमपी के की और डाल्टा एल से एमपी एल की। अब ये क्या है, दूसरी साइड पे ले आओ, क्या बन जाएगा, ये बन गया, और उसको उस वाली साइड पे चले जाओ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ क्या आ जाएगा, लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो ध्यान से, इसको क्या कहते थे, प्रीवियस अभी मैंने बताया ही है, इसको क्या कहते थे, मार्जिनल, यही कहते थे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जो हमने स्लोप निकाला था सबसे पहला, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब किसके इक्वल होता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के, यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आया इतना कि जस्ट आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश की गई है। अगर हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है तो इसमें हम लोग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे। ये हमने ले लिया एम पी एल बाई एम पी के, और वो कहते क्या है, जितना कैपिटल में रिडक्शन हुआ वो किसके इक्वल है, गेन फ्रॉम लेबर के। इसलिए मैंने क्या किया कि जो मेरा रिडक्शन हो रहा था कैपिटल का उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया एम पी के से, जो मेरा क्या है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है कैपिटल का, प्लस इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनका जो एडिशन होता है वो ज़ीरो होता है। ये पीछे आपका बताया गया है, जिस इसका एडिशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। बाद में हम इसको इक्वल भी लिख सकते हैं क्योंकि हम कहकर चले हैं रिडक्शन गेन के इक्वल है, तो इससे हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। इसलिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हमने पहले ही बता दिया, बस इसको यहाँ पर रिड्यूस करके बताया है कि कैसे इसको निकाला गया है। पहले ही ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता दी है। अब पीछे वाली स्लाइड पे देख लेते हैं। ये देखिए इसका जो एडिशन है, क्योंकि इसका एडिशन क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल आता है, कोई आपको लॉस कोई आपको गेन नहीं दे रहा। अब आप कहोगे कि उधर लेकर गए तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव आपको यही बताता है कि लॉस कितना हो रहा है, वहाँ पे साइन को इग्नोर कर दिया जाता है उसको लिखने के लिए। तो साइन को इग्नोर करते हुए ये चीज़ अगर आपकी उधर चली भी जाती है तो आप उसको नेगेटिव में नहीं लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव अगर के है इसका मतलब क्या है, ये चीज़ उधर गई, जब ये नेगेटिव में बन गया डेल्टा के एम पी के, तो इसका मतलब ये पहले ही क्या है, लॉस है, ये आपको लॉस बताता है। तो हमें पता ही है, जो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, तो इसके लिए उन्होंने नेगेटिव साइन को शो नहीं किया है। जस्ट उन्होंने उधर ले जाकर उसको क्या किया है, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद आपकी ये चीज़ निकल कर आई। सो बट डेल्टा के ओवर डेल्टा एल बाय डेफिनेशन आपको पता ही है कि ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ लेबर फॉर कैपिटल। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इक्वल टू एम पी एल ओवर एम पी के। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया है। वी thus सी दैट मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, ये रेशियो होता है किसका, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स का। आई नो अभी थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी इसको चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन आप एक बार दोबारा से इसको देखेंगे आपको और भी ज़्यादा धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जस्ट यहाँ पे ध्यान किसका दिया गया है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट का। बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं,
टेबल से ढूंढने के, टेंजेंट ड्रॉ करवा कर, उसका गेन लॉस लेकर, और एक ये भी आपका एक चीज़ है क्योंकि ये आगे आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। इसमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये यहाँ तक इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका आया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर हमने चीज़ को शुरू ही किया था, जो हमने टेबल देखा था वो आपको यही बता रहा था कि जो आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस होती जा रही थी, 4, 3, 2, 1 यही निकला था ना, वही बस इन्होंने बताया है। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज दैट इट डिमिनिशेस, ये क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है जैसे ही आप लेबर के यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो और कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करवाते जा रहे हो। ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही आपको बता दी, इसलिए बताई क्योंकि आपका बेस क्लियर हो जाए। क्या है, जिस चीज़ को आप बढ़ाते जाओगे उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, यही चीज़ है। इन अदर वर्ड्स, एज द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज्ड इज इंक्रीज्ड, जैसे ही लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, and the quantity of capital employed reduced, the amount of capital that is required to be replaced by additional unit of labor so as to keep the output constant will diminishes। ये तो हमने टेबल में देख ही लिया, धीरे धीरे वो diminishes होना शुरू हो जाता है आपका marginal rate of technical substitution, और इसको क्या नाम दिया जाता है, diminishing marginal rate of technical substitution। This principle of diminishing marginal rate of technical substitution is merely an extension है किसका, law of diminishing returns का, जो हमने प्रोडक्शन में पढ़कर आया है, to the relation between marginal physical product of two factors। उसमें अगर हम लोग रिलेशन लेकर चलें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट दोनों फैक्टर्स का, उसकी थोड़ा सा बस एक्सटेंशन है आपका टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ये बात है। अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट एज द क्वांटिटी ऑफ लेबर इज इंक्रीज, अब ये वहाँ पर बात आई है कि क्वांटिटी अगर लेबर की बढ़ाते जा रहे हो और कैपिटल को रिड्यूस करवाते जा रहे हो, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिमिनिशेस एंड द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल इंक्रीजेज। ये वही वाला कंसेप्ट है कि धीरे धीरे जो आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट लेबर का है वो कम होता जाएगा, क्योंकि लेबर आपके पास इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि वो अब प्रोडक्टिविटी दे ही नहीं पा रही, ठीक है ना। टोटल जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी निकालोगे वो अब धीरे धीरे कांस्टेंट होती जा रही है, दे ही नहीं पा रही। इसका मतलब वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जब निकालोगे कम होता जाएगा, और जो कैपिटल का है, कैपिटल आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देना शुरू करेगा, तो इसका मतलब वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि कैपिटल की वैल्यू धीरे धीरे अब बढ़नी शुरू हो गई है, हमने ज़्यादा उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया ना, तो इसका मतलब अब उसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो गई, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को लिखेंगे। Therefore, less and less of capital is required to be substituted by an additional unit of labor। तो ये आ गया ना आपका रीज़न, इसीलिए हम कैपिटल को पहले 4 सब्स्टिट्यूट करवा रहे थे, फिर 3 ही छोड़ी, फिर 2 ही छोड़ी। क्यों? क्योंकि हमें पता लग रहा है कि अब हमें प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही, हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा सब्स्टिट्यूशन इसको ज़्यादा करवाने से, क्योंकि आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैपिटल का इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेबर का डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो मैं क्यों अब कैपिटल को सब्स्टिट्यूट करवाती जाऊँ। इसी वजह से क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे उसके यूनिट्स को कम छोड़ना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत है, सो एज़ टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इफ़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एनी 2 फैक्टर्स डज नॉट डिमिनिशेस, कहते हैं अब देखो अगर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए फैक्टर्स के बीच में, अगर वो कम नहीं होती और कांस्टेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या है, हम वहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये लेबर है, ये कैपिटल है, लेबर 1, 2, 3, 4 बढ़ा रहे हो, पहले ये 12 थी, ये 11 थी, ये 10 होगी, कितने का डिफरेंस है, 1, 1, 1 का, ये 1:1, 1:1 ही आता जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आइटम्स की बात कर रहे हैं। एक लेबर गेन करने के लिए एक कैपिटल का यूनिट छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब अगर वो कांस्टेंट रहता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं एक दूसरे के। तो मैंने ये एक ही वीडियो में आपका मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद और भी टॉपिक्स देखेंगे, धीरे धीरे आते जाएंगे, वो भी कवर करते जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है।
अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।